नमस्कार मित्रों, चलिए पुनः शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की दमदार क्लास को। आज का हमारा ये जो क्लास चलेगा, क्लास 11वां है। इसमें हम आज वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार पर चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के साथ ही जो है हमारे साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है मित्रों, आप जा करके देख पाएंगे। सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस आप सबके लिए प्रोवाइड हो रही है। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे आज की वीडियो पर आते हैं। जो भी साथी अभी नहीं देख रहे हैं वो बाद में भी देख सकते हैं। तो शुरू करें। देखिए, वाक्य, आखिर वाक्य होता क्या है? पदों या शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव या सार्थक भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। देखो, वाक्य मतलब इसमें कई सारे शब्द का समूह होता है और वो शब्द जो है मिल करके एक वाक्य की रचना करता है और वो वाक्य सार्थक होता है। मेरे दोस्तों, सार्थक कहने से क्या तात्पर्य है? जिसका अर्थ समझ में आता है। जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, मैंने लिखा राम घर जाता है। अब यहाँ पर देखो, राम घर जा रहा है, हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है कि राम काय करत थे, घर जाते, है ना। तो हमारा वाक्य कहता है कि शब्दों का वह समूह जिससे कि एक सार्थक भाव या पूर्ण भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं वाक्य। दूसरे शब्दों में, जिसे सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, अर्थात जो चीज मैं कह रहा हूं अगर सामने वाला उसको समझ गया तो वही वाक्य है। या जो चीज सामने वाला कह रहा है मैं उसको समझ गया तो वही वाक्य है। अर्थात समझोगे कब? जब वो सार्थक रहेगा। सार्थक मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, उसी को वाक्य कहेंगे, है ना। चाहे वह एक शब्द का हो या अनेक शब्द, जरूरी नहीं है वो एक शब्द का भी हो सकता है या अनेक शब्द का भी हो सकता है। एक शब्द में कैसे होगा? जैसे अभी मैंने कहा राम घर जाता है, ठीक है। मैंने अभी एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, राम घर जाता है। यदि यहीं पर रुको, मैंने क्या कह दिया? रुको। एक ही शब्द में वो अर्थ समझ में आ गया कि उसको रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो यही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? आपके वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण मैंने लिया है, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। देखो, वह वाक्य जो पूर्ण भाव न दे सके, जिसमें भाव अधूरा रह जाए, उसे उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहा जाता है। देखो, जिसमें पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है उसको उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहेंगे। ये भी याद रखना। जैसे राहुल ने देखा, अब राहुल ने देखा लेकिन क्या देखा, इसमें पूर्ण नहीं हो रहा है भाव, इसलिए ऐसे वाक्यों को उपवाक्य या फिर आश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे मीरा ने बताया, अब मीरा ने क्या बताया होगा? अधूरा है वो चीज, है ना, वो बात अधूरा है। तो वाक्य तो है लेकिन ऐसे वाक्य को उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य के अंग की। मेरे दोस्तों, वाक्य के दो अंग है। वाक्य के दो आवश्यक अंग, जिसमें पहला आता है आपके उद्देश्य और दूसरा आता है आपके विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय ये दोनों वाक्य के दो अंग हैं। सबसे पहले बात करूं मैं, उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में काम आने वाला हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में, जैसे मैंने कहा राम सुंदर लड़का है, मैंने कहा राम सुंदर लड़का है। अब मैं किसके बारे में कह रहा हूं? उनकी सुंदरता किसके बारे में कह रहा हूं? राम के बारे में कह रहा हूं, इसलिए राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसके साथ आने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार। देखो, उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। कर्ता अर्थात जो कहना चाहिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है वही उद्देश्य या वही कर्ता कहलाता है। ठीक है, जैसे राम सुंदर लड़का है, मैंने कहा तो ये राम है, इसी के बारे में कहा जा रहा है और यही राम उद्देश्य है और यही राम कर्ता भी है। ठीक है, अर्थात ये सुंदर दिखने का काम कर रहा है, मतलब सुंदर दिख रहा है, यही तो कर्ता हुआ ना। ठीक है, ये होता है उद्देश्य। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है?
अब उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम हुआ हो उसे विधेय कहा जाता है, अर्थात वाक्य की क्रिया को विधेय कहते हैं। विधेय कोई भी विधि हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है। विधि विधान जो बोलते हैं ना, मतलब एक क्रिया है एक प्रकार से, ठीक है। कोई भी क्रिया जब हो रही है तो वही विधेय है। जैसे मैंने अभी लिखा था राम सुंदर लड़का है ना, मैंने लिखा राम सुंदर लड़का है। अब यहाँ पर देखो, ये जो राम शब्द है वो तो उद्देश्य हो गया, लेकिन अब जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो उद्देश्य है। और जो लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर? सुंदर। तो राम सुंदर लड़का है और यहाँ पर सुंदरता ही क्या है? विधेय है, ठीक है। राम घर जाता है, मैंने कहा राम घर जाता है। अब राम तो हो गया उद्देश्य, अब जो है वो विधेय कोई काम क्या कर रहा है? वो घर जाने का कर रहा है, इसलिए ये जो है विधेय हो जाएगा। और इसी को क्रिया भी कहते हैं। देखो, घर जाने की क्रिया कर रही है, नहीं काम कर रहा है, इसलिए इसी को क्रिया भी कहा जाता है। अर्थात विधेय ही क्रिया है और उद्देश्य करता है। याद रखना, जो उद्देश्य है साथियों, उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहा जाता है। ये दो चीज है और दोनों सेम है, याद रखना, ठीक है। कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसे चीजों में भ्रमित नहीं होना है। तो वाक्य के दो अंग हमने देखा, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रकार की मैं बात करूं, वाक्य के वर्गीकरण की मैं बात करूं, तो वाक्य को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वाक्य को तीन प्रकार से क्या क्या वर्गीकृत किया गया है मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले आता है आपका प्रधानता की दृष्टि से या प्रधानता के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार से वाक्य को बांटा गया है, और रचना के आधार पर वाक्य को भी तीन प्रकार से बांटा गया है, और अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अर्थात प्रधानता की दृष्टि से 3 प्रकार, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार और अर्थ की दृष्टि से भी इसमें 8 प्रकार बांटा गया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करूं मैं प्रधानता की दृष्टि से। तो प्रधानता की दृष्टि से एक शब्द है वाच्य, और वाच्य क्या है? ये प्रधानता की दृष्टि से ही वाक्य के अंदर के एक प्रकार है। वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म या भाव में से कोई प्रमुख है, उसे वाच्य कहा जाता है, ठीक है। कोई न कोई प्रमुख होता है किसी भी वाक्य में, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो या भाव हो, तो ऐसे प्रमुख को ही वाच्य कहा जाता है। और वाच्य के 3 भेद हैं, आप जान रहे हैं, कर्ती, कर्तृवाच्य या वाक्य, और कर्मवाक्य और भाव वाक्य, ठीक है। तो इसको केवल 3 प्रकारों को याद रखना। दूसरा आता है मेरे दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार। और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। और यहाँ पर एक चीज मेरे दोस्तों याद रख लेना, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। आपके प्रश्न कई बार आ चुके क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। क्या क्या 3 प्रकार होते हैं? सबसे पहले सरल या संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात करूं मैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें अनेक उद्देश्य हो लेकिन एक ही विधेय हो, अर्थात ऐसे अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय या संबंध बराबर बराबर, मतलब या तो एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य हो, या एक विधेय 2 उद्देश्य, 2 उद्देश्य एक विधेय, या 2 उद्देश्य 2 विधेय हो, तब सरल या साधारण वाक्य होता है। समझ रहे हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझे। राम पुस्तक पढ़ता है। देखो, यहां पर केवल एक ही क्या है, आपके उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उद्देश्य कौन? राम। राम क्या है? यहाँ पर आपके उद्देश्य है, ठीक है, और विधेय है यहाँ पर पढ़ता, ठीक है। ये क्या है? विधेय है, अर्थात इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में, अर्थात राम के बारे में कहा जा रहा है, और क्या आपका विधेय है कर्म, तो पढ़ने का कर्म है। समझ रहे हैं?
तो राम पढ़ता है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम पढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, राधा और मोहन स्कूल गए हैं। देखो यहां पर दो उद्देश्य है, एक उद्देश्य राधा, दूसरा उद्देश्य मोहन। अब ये दोनों जो है कहाँ गए हैं, स्कूल गए हैं। विधेय एक है, उद्देश्य दो है। ठीक है। तीसरा में देखो, देवेश, प्रकाश, विमल साथ साथ पढ़ते और खेलते हैं। ठीक है। तो यहां पर एक देखो, उद्देश्य तीन, कितने हैं उद्देश्य, तीन है, और यहां पर साथ साथ पढ़ते और खेलते हैं, और विधेय भी यहां पर दो हो गया, उद्देश्य तीन और विधेय दो। ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। समझ गए ना, सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य एवं विधेय हो, उसको सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। क्लियर है। चलिए दूसरा बात करता हूं, संयुक्त वाक्य। देखो सरल या साधारण वाक्य में आपको एक जैसा ही लग रहा है, संयुक्त जैसा ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन ये भी साधारण वाक्य है। हम आगे तीनों प्रकार को करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा साधारण है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र। तो चलिए दूसरा बात करता हूं, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य और एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, जो समुच्चय बोधक शब्द है इससे अगर जुड़ता है तब वहां क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इसमें दो साधारण वाक्य या एक साधारण वाक्य और एक मिश्रित वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे। याद रखना, साधारण में केवल एक ही वाक्य होगा, भले उसमें विधेय दो तीन हो सकते हैं, उद्देश्य दो तीन हो सकते हैं, लेकिन वाक्य एक ही होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य नाम से स्पष्ट है, संयुक्त मतलब योग से बना है। दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ेंगे और वो जुड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक शब्द का जब उपयोग होगा तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। और ये समुच्चय बोधक कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो या तो वो लेकिन शब्द जुड़ा हुआ हो सकता है, या किंतु हो सकता है, या परंतु, तथा, इसलिए, और ये सभी जो शब्द है आपको किसी वाक्य में जुड़ा हुआ मिल जाए। जैसे उसकी माता बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। देखो इसमें दो या दो से अधिक वाक्य, एक वाक्य ये है उसकी माता बीमार है और दूसरा वाक्य है वह आज नहीं आएगा, और इन दोनों वाक्यों को एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ है और वो इसलिए है। समझ रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। लेकिन सरल वाक्य में एक उदाहरण मैंने दिया था, देवेश, प्रकाश और विमल। देखो यहां पर जो और लगा है वो सरल वाक्य के लिए है, क्योंकि इसमें दो वाक्य नहीं है, वाक्य एक ही है। और इसमें और इसलिए लगा क्योंकि यहां पर मेरे दोस्तों दो से अधिक क्या है, आपके उद्देश्य है। देखो जब दो से अधिक करता है, राम, श्याम, मोहन, जैसे अल्पविराम मैंने लगाया वैसे ही और लगा सकते हो। ठीक है, इसलिए ये केवल एक ही वाक्य है, दो से अधिक उद्देश्य, दो से अधिक विधेय आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन संयुक्त वाक्य में जब मैंने उदाहरण दिया तो मैंने कहा कि यह समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका माता बीमार है, आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा, इसलिए जो शब्द है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। समझ में आ रहा है संयुक्त वाक्य क्या होता है। चलिए अगला बात करते हैं मिश्र वाक्य। अब देखो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ेंगे, लेकिन मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। याद रखना, जो मिश्र वाक्य है उसमें एक सरल वाक्य होंगे और एक आश्रित उपवाक्य होंगे, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। और ये वाक्य हमेशा एक दूसरे से संबंध स्थापित करेगा, जैसा, जैसा, तैसा, जो, सो, क्योंकि, यद्यपि, जब, तब
अब कब ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे। चूंकि किंतु परंतु आया मतलब वो संयुक्त हो जाएगा। और जब तब, जैसे डीकेएस ने देखा कि गाड़ी छूटने वाली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के जब वाक्य आते हैं, अर्थात डीकेएस ने देखा कि, ये वाक्य तब तक अधूरा है जब तक दूसरे वाक्य किसी शब्द से नहीं जुड़ जाता। कि, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में मिल करके जब एक शब्द जुड़ गया कि, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। तो समझ में आ गया होगा आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और ये साथियों आपके रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। चलिए एक एक करके हम 8 प्रकारों पर बात करें। सबसे पहले हमारा आता है विधिवाचक वाक्य। विधि अर्थात कोई कार्य। जब जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है वहां पर विधिवाचक वाक्य। कोई भी कार्य का करना या होना पाया जाए वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है। और ये हमेशा सकारात्मक वाक्य होते हैं, याद रखना। जैसे शंकर कल ही गांव से वापस आया, ये विधिवाचक वाक्य हो गया। सरल जितने भी वाक्य है जिसमें कुछ न कुछ काम हुआ वो विधिवाचक वाक्य है। दूसरा आता है इसमें निषेधवाचक। अब निषेध हो रहा है मतलब निगेटिव, नकारात्मक, किसी कार्य के न होने का भाव या न करने का भाव जब आता है तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, इसमें नकारात्मक भाव या नकारात्मक वाक्य भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव आता है। जैसे वह आज तुम्हारे घर नहीं जाएगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना, मतलब यहाँ पर नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तीसरा आता है मेरे दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक नाम से स्पष्ट है, इसमें आज्ञा लेने या आज्ञा देने का भाव आ रहा है। इसमें जिस वाक्य में किसी भी काम की आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है, तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे मोहन इस दरवाजे को बंद करो, कार का दरवाजा बंद कर दो, उसको आज्ञा दिया जा रहा है ना, तो ऐसे वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। चौथा आता है मेरे दोस्तों प्रश्नवाचक। देखो ऐसे वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछने का भाव जब आए उस वाक्य में तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे घर कौन आया है, तुम किसके बेटे हो, इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। पांचवा प्रकार है साथियों वो है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। और ऐसे वाक्य में जब हमको आश्चर्यचकित होने का भाव हमको जब मिलता है, विस्मय अर्थात आश्चर्य का भाव, दुख जिसे शोक का भाव, हर्ष का भाव, घृणा का भाव, खुशी या प्रेम का भाव जब पाया जाता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। और ऐसे वाक्य में विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो हमको लगा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे देखो वाह वाह कितना सुंदर बच्चा, आह बहुत मीठा है, ऐसे उदाहरण जिसमें यहाँ पर एक चिन्ह दिख रहा है विस्मयादि बोधक वाक्य है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, छठवां प्रकार आ गया साथियों आपका संदेहवाचक वाक्य। और संदेह नाम से स्पष्ट हो, किसी भी वाक्य में किसी काम के होने में संदेह हो या संभावना व्यतीत की जाए तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अब तक वह सो गया होगा, देखो संदेह है, अब सोया है या नहीं सोया है ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। अब तक वह सो गया होगा, अब वह पहुंच गया होगा, है ना, लेकिन कंफर्म नहीं है, संदेह है, तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य में आता है। सातवां है साथियों आपके इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, कामना, शाप या आशीष देने का, शुभकामना देने का भाव व्यक्त की जाती है, कोई भी इच्छा, अब इच्छा में या तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं या फिर श्राप दे सकता हूं, है ना, तो इच्छा कामना चाहे वो श्राप के रूप में निकले या फिर आशीर्वाद के रूप में निकले तो वो सभी इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे,
तो ऐसे वाक्य जो है हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। क्लियर है। आठवां प्रकार है दोस्तों आपके, अब वो है संकेतवाचक वाक्य। इसमें संकेत दिया जा रहा है, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। संकेत, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि बच्चों ने मेहनत की होगी तो वो जरूर सफल हो जाएंगे। देखो, अगर वो मेहनत किया होगा तो सफल होगा, अदरवाइज सफल नहीं होगा, है ना। तो ये संकेत बताया जा रहा है। तो ये हुआ साथियों आपके 8 प्रकार, और ये 8 प्रकार हो गया। तो हमने वाक्य के भेद और वाक्य के प्रकार को अच्छे तरीके से जाना है। और इसमें साथियों मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने देखा प्रधानता के आधार पर वाक्य के प्रकार और प्रधानता के आधार पर वाक्य के हमने 8 प्रकार के बारे में जाना है साथियों। और प्रधानता के आधार पर हमने 3 प्रकार को जाना, अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार को जाना, और रचना के आधार पर भी हमने 3 प्रकार को जाना। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न है रचना के आधार पर पूछे जाते हैं। और एक तो पूछा जाता है कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, 2, 3, 4, 5, इस तरह से भी प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार, प्रधानता की दृष्टि से भी 8 प्रकार होते हैं, और सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने जो वाक्य पढ़ा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, क्योंकि आपके 1 नंबर से इस पाठ से आएगा ही आएगा। 100%, 100 नहीं बोलूं, 95 बोलूं तो वाक्य से एक प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। इसलिए वाक्य आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके दिमाग में। यदि ये फिट हो गया है तो आप एग्जाम में 1 नंबर पक्के ले आएंगे, क्योंकि मैंने वाक्य के जो प्रकार है, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर मैंने जो बताया है, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं। तो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, और आशा है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाक्य पर किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर एक नई क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगी। प्रतिदिन मॉर्निंग 9:30 बजे की क्लास हमारी चलती है। जो भी साथी शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट वाले हो, विज्ञान वाले हो, गणित वाले हो, संस्कृत वाले हो, सामाजिक विज्ञान वाले हो, किसी भी विषय के हो, सबका कॉमन सिलेबस है। आर्ट वाले हैं तो गणित पढ़ना पड़ेगा, गणित वाले हैं विज्ञान और आर्ट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान के पूरे 13 यूनिट को मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। सभी साथी पढ़िए, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं यही रखूँगा। आगे वीडियो जो हमारी चलेगी नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे, और आप बने रहेंगे हमारे साथ। टाइम निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है, और तैयारी करेंगे तो आप जो है नौकरी पाने की ओर जल्दी अग्रसर होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ संघ का भी साथ देते रहें। ठीक है, बहुत सारे साथी कमेंट भी करते हैं कि क्लास ले रहे हो, भर्ती का पता नहीं है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी तैयारी होती रहे और आप संघ का भी साथ दो। ठीक है, केवल पढ़ाई करना, इधर उधर की बात, इधर उधर में व्यस्त रहो, मैं ऐसा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जितना मेहनत, यदि आपको नौकरी पानी है, मान लीजिए आपको नौकरी चाहिए, तो 50% आपको संघ का साथ देना होगा, और 50% हिस्सा आप जो है अपने मेहनत के लिए दोगे। ठीक है, तब कहीं जाके आपका 100% होगा, और इन 100% में फिर आपकी नौकरी मिलेगी। तो दोनों की ओर आपको ध्यान देना है। जब जब कहा जाए तब तब आप साथ दीजिए, सम्मिलित होइए, तभी भर्ती आएगी भाई। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले भी होते हैं। ठीक है भाई, तो आप निगेटिविटी को ध्यान में न दें, पढ़ाई करते रहें। आशा है आप इस बार जरूर सरकारी नौकरी ले लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।